अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी इस सिंपल सी डेफिनेशन को बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था, तो आज मैं फिर इसको रिवाइज कर देती हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ सिंपली अ नेशंस रिकॉर्ड। क्या है? अ नेशंस रिकॉर्ड ऑफ receipts and payments resulting from international economic transactions for a specific time period। तो सिंपल वर्ड्स में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किसी भी कंट्री का एक साल के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड से हासिल होने वाली रेसिट्स और पेमेंट्स का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अगर हम रेसिट्स को इनकम शो करें कि अगर रेसिट्स इनकम शो करें फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, एंड इसी तरह जो पेमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड पे एक्सपेंडिचर्स को शो करें, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम। और इसी तरह जैसे कि किसी इकोनॉमी में इट्स टोटल इनकम इज़ ऑलवेज इक्वल टू इट्स टोटल एक्सपेंडिचर्स, इन द सेम वे रेसिट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड या फ्रॉम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज इक्वल, यानी रेसिट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इट्स पेमेंट्स, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ ऑलवेज 0-0 बिकॉज what a country earns from international trade it spends on payments to international trade। यानी जो भी एक कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड से कमाता है वो उसको इंटरनेशनल ट्रेड पे ही खर्च कर देता है, यानी एक्सपोर्ट से जो वो रेसिट्स कमाता है उसको वो इंपोर्ट्स पे खर्च कर देता है। दैट्स वाई बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0-0। ठीक है, अब हम आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स की तरफ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ टू मेन अकाउंट्स, नेमली करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कौन से मेन अकाउंट हैं? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, एंड वन अकोमोडेटिंग अकाउंट। यानी इसके 3 अकाउंट हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड अकोमोडेटिंग अकाउंट। इसको हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अच्छा जी, अब हम बारी बारी जो तीनों हमारे अकाउंट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट क्या है? इट इज़ अ सम ऑफ विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स, यानी बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जो है इज़ अ सम ऑफ बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स। यानी करंट अकाउंट में कितने टोटल आइटम्स हैं? 2, विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स। पहले हम बात करते हैं विजिबल आइटम्स के बारे में, यानी बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स। तो सबसे पहले विजिबल आइटम्स क्या हैं? विजिबल आइटम्स से मुराद वो तमाम आइटम्स हैं दैट वी कैन सी, दैट आर विजिबल टू आवर आइज and that can be easily recorded on ports, either seaport और airports। ठीक है, यानी वो तमाम कमोडिटीज़ हैं जो कि हम फॉरेन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं या हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो क्या है? विजिबल आइटम्स। ये कमोडिटीज़ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ भी हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ भी हो सकती हैं, मेडिसिन्स भी हो सकती हैं, स्पोर्ट्स गुड्स भी हो सकते हैं, यानी ऑल द टेंजिबल आइटम्स जो हैं वो विजिबल आइटम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल आइटम्स यानी गुड्स या कमोडिटीज़, जो भी हम इसके लिए वर्ड यूज़ करें, दैट इज़ कॉल्ड विजिबल बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स। तो बैलेंस ऑफ अच्छा, जो मैं अब आपको एक और चीज़ क्लियर करती रहूँ कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इज़ लाइक डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी इसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग की तरह हम एक तरफ रेसिट्स यानी इंटरनेशनल ट्रेड से हासिल होने वाली जो हमारी इनकम है उसको शो करते हैं, और दूसरी साइड पे हम इंटरनेशनल ट्रेड पे आने वाली पेमेंट्स को हम शो करते हैं, यानी एक्सपेंडिचर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो रेसिट्स हमें हासिल होती हैं एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स से, और इसी तरह पेमेंट्स हम करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब है
sale of domestic goods to foreigners. It includes a movement of international currency from other nations to home nation. And in the same way, import of goods means purchase of foreign goods by domestic merchants. It includes a movement of foreign currency from home country to abroad. यानी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो किसी कंट्री के लिए इनकम और रेसिट्स हैं, और जो इंपोर्ट्स हैं वो उसी कंट्री के लिए पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है उसकी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं इस किसी साल में, किसी पिछले साल में, इसको मैं सपोज कर रही हूँ, दे आर इमेजिनरी वैल्यूज़ RS 290.1 थाउजेंड्स, और इसी तरह इसकी इंपोर्ट्स हैं 162.3 थाउजेंड्स. अच्छा जी, एक्सपोर्ट्स को हम प्लस से शो करेंगे क्योंकि ये इंक्रीज़ करती हैं इनकम, और पेमेंट्स क्योंकि हमें फॉरेनर्स को पे करनी होती हैं. लाइबिलिटीज़ को शो करती हैं, इसलिए ये है माइनस, इनको हमने नेगेटिव साइन दिया और इसको माइनस से हमने शो किया है, -162.3 थाउजेंड्स. तो अगर हम करंट अकाउंट की जो रेसिट्स हैं उनको इसकी पेमेंट्स में से माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स. ठीक है. यानी बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स 290.1 माइनस 162.3 इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू 127.8 थाउजेंड पॉजिटिव. एंड बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स जो है वो सरप्लस में है क्योंकि इट्स रेसिट्स एक्सीड्स इट्स पेमेंट्स. जो रेसिट्स हैं वो ज़्यादा हैं और जो पेमेंट्स हैं वो उसके मुकाबले में कम है, इसलिए जो बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स है वो सरप्लस में है. ठीक है. अच्छा, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं. ठीक है. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, एंड इन द सेम वे इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ द सेम कंट्री इन द सेम ईयर. यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? रेसिट्स फ्राम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस पेमेंट्स फ्राम इंपोर्ट ऑफ गुड्स. ठीक है. तो ये था बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स. तो दूसरा इसका पार्ट क्या है? इनविजिबल आइटम्स. अब हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स की. अच्छा, बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स में भी इसी तरह एक तरफ हम रेसिट्स को शो करेंगे और दूसरी तरफ हम पेमेंट्स को शो करेंगे. अच्छा जी, रेसिट्स. अब इनविजिबल आइटम्स क्या हैं? इनविजिबल आइटम्स हैं एक्सचेंज ऑफ इनटेंजिबल गुड्स फॉर फॉरेन करेंसी. यानी इनटेंजिबल गुड्स इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज लाइक एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. अब सर्विसेज कौन सी? इट इंक्लूड्स द सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, एयरलाइंस, कंसल्टेंसी सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज, टूरिज़म. ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये आएंगी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में. ठीक है. जो सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करेंगे उससे रेवेन्यू हमारे कंट्री में आएगा एंड दैट विल बी अ रेसिट, एंड जो सर्विसेज हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, उससे रेवेन्यू जाएगा हमारे कंट्री से अब्रॉड एंड दैट विल बी अ पेमेंट. ठीक है. इसमें सेकंड आइटम है इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम. ठीक है. इफ़ डोमेस्टिक रेजिडेंट्स जो हैं वो किस दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से हासिल होने वाली अपनी इनकम प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड की सूरत में अपने कंट्री में लेके आते हैं, तो दैट विल बी आ रेसिट टू होम कंट्री. एंड इन द सेम वे अगर फॉरेन जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने हमारे कंट्री में यानी होम कंट्री में इन्वेस्टमेंट की है और अपनी इनकम जो है वो प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड की शक्ल में अपने होम कंट्री को ले गए हैं, यानी हम फॉरेन कंट्रीज़ में स्विच कर गई है ये इनकम, तो दैट विल बी अ पेमेंट ऑफ होम कंट्री एंड अ रेसिट टू फॉरेन कंट्रीज़. ठीक है. तो अगर हम एज्यूम करें कि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं वो हैं 25.3 थाउजेंड एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज़ इक्वल टू -82.6 थाउजेंड. ठीक है. तो बैलेंस ऑफ सर्विसेज हुआ 25.3 प्लस -82.6 एंड इक्वल टू -57.3, यानी बैलेंस ऑफ सर्विसेज जो है वो डेफिसिट में है.
बिकॉज इट्स रेसिट्स फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स पेमेंट्स, यानी रेसिट्स कम है और पेमेंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए जो बैलेंस ऑफ सर्विसेज है वो डेफिसिट है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स में अब तक हमने डिस्कस किया दो आइटम्स को, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को एंड इन्वेस्टमेंट इनकम को, जो कि हमने चाहे रिसीव की है चाहे हमने पे की है। अब हम बात करेंगे इसकी थर्ड आइटम की। इसकी थर्ड आइटम है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स। अब यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स जैसे कि इनके नाम से ही जाहिर है, इज़ अ वन साइडेड फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज और मनी from one country to an other country, and the paying nation did not receive anything back or in return for unilateral transfers। यानी यूनिलेटरल ट्रांसफ़र जो है वो फॉर नथिंग हम दूसरों को ऑफ़र करते हैं या दूसरे हमें ऑफ़र करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं दूंगी, रेमिटेंस फ्राम अब्रॉड, यानी अगर डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं या होम कंट्री के जो वर्कर्स हैं वो बाहर काम करते हैं और वहाँ से अपनी जो इनकम है वो रेमिटेंस की फॉर्म में पाकिस्तान में सेंड करते हैं, तो दैट विल बी अ रेसिट। एंड इफ़ foreign residents are working in Pakistan and they are sending their income in the form of remittance to abroad, that will be a payment। ठीक है, in the same way if we receive gifts from abroad that will be a receipt, and if we present gifts to foreigners that will be a payment। and aid, important चीज़ है foreign aid, if we received aid from foreign countries it will be a receipt, and if we aid टू फॉरेन कंट्रीज़ दैट विल बी अ पेमेंट। यानी अगर फॉरेन कंट्रीज़ हमें डोनेट करेंगे तो वो हमारी रेसिट होगी, और अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ को हेल्प करेंगे, एड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो वो हमारी पेमेंट होगी। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें जी नेट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स यानी रेसिट्स माइनस पेमेंट्स इज़ इक्वल टू 5.3, यानी पाकिस्तान ने यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स रिसीव ज़्यादा किए हैं और पे कम किए हैं, और इसकी नेट वर्थ है 5.3 थाउजेंड्स। तो अगर हम देखें बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स को, तो अगर हम बैलेंस ऑफ सर्विसेज यानी 57.3 माइनस 57.3 में से 5.3 को प्लस कर दें तो वी विल रिसीव माइनस 52.00, दैट विल बी बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स, दैट विल बी बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स। यानी इस सारा जो अकाउंट है इसका सम है माइनस 52.00। अब हम वापस आ जाते हैं अपने करंट अकाउंट की तरफ। यानी इसी के साथ अब इनविजिबल आइटम्स की डिस्कशन के साथ ही हमारा जो करंट अकाउंट है वो ख़त्म हो गया। करंट अकाउंट की डिस्कशन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑन करंट अकाउंट पे। तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज़ अ सम ऑफ, जैसे मैंने पहले बताया, विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स का जो सम है दैट इज़ इक्वल टू 127.8 थाउजेंड पॉजिटिव, एंड द सम ऑफ इनविजिबल आइटम्स इज़ माइनस 52.00 एंड डेफिसिट, दैट्स वाई इट हैज़ अ माइनस साइन। ये देखें इधर से। ठीक है, तो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट क्या हुआ, इसको अगर हम इसमें से माइनस करें तो 75.8 आता है, और ये पॉजिटिव वैल्यू है बिकॉज रेसिट्स आर मोर देन पेमेंट्स। तो वी हैव करंट बैलेंस इन सरप्लस। ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट्स की जो रेसिट्स हैं वो ज़्यादा हैं और उसकी जो पेमेंट्स हैं वो कम हैं। अब मैं आपको अपना सारा बोर्ड दिखाती हूँ, उसको फिर से हम रिवाइज़ करते हैं। BOP का जो करंट अकाउंट है इसको हमने रीड किया है, स्टडी किया है। करंट अकाउंट जो है उसमें दो आइटम्स हैं, विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स। बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स जो है रिजल्टेड फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, दैट इज इक्वल टू दिस। एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स जो है वो इंक्लूड करता है 3 आइटम्स को, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। इट्स नेट सम इज़ माइनस 52.00। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें यानी विजिबल आइटम्स को और इनविजिबल आइटम्स को, तो हमारा बैलेंस ऑन करंट अकाउंट है 75.8, यानी हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में है। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैपिटल अकाउंट को। जी, ये है हमारा सेकंड अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। लाइक करंट अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट है दैट आल्सो इंक्लूड्स रेसिट्स एंड पेमेंट्स।
डबल एंट्री बुक कीपिंग है, एक तरफ हम रेसिट्स को एंटर करेंगे और दूसरी तरफ हम पेमेंट्स को एंटर करेंगे। तो जो कैपिटल अकाउंट है उसमें बेसिकली 3 आइटम्स हैं, बोरोइंग, इनफ्लो ऑफ फिजिकल एसेट्स, इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फिजिकल एसेट्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स। यानी इसमें 3 मेन आइटम्स हैं, बोरोइंग, फिजिकल एसेट्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स। अच्छा जी, जो कैपिटल अकाउंट है दैट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो फॉरेन इनफ्लो जो है दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग, यानी अगर हम फॉरेन कंट्री से बोरो करेंगे, ठीक है, हम फॉरेन कंट्री से अगर हम बोरो करेंगे तो दैट विल बी अ रेसिट, क्योंकि उससे फॉरेन करेंसी अदर नेशन से हमारे कंट्री में आ जाएगी। ठीक है, इन द सेम वे इनफ्लो ऑफ फिजिकल एसेट इज़ अ रेसिट टू होम कंट्री, यानी अगर फिजिकल एसेट हमारे कंट्री में आता है तो इट विल बी अ रेसिट। अब फिजिकल एसेट क्या है? फिजिकल एसेट से मुराद वो एसेट्स हैं जो कि किसी कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इजाफा करते हैं, यानी फिजिकल एसेट से मुराद ऐसे एसेट्स हैं जो कि किसी कंट्री के रियल एसेट्स में इजाफा करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं दूंगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट ओनली द ट्रांसफ़र ऑफ मनी बट आल्सो द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीनरी एंड एक्सपर्टाइज। ठीक है, तो इससे हमारे कंट्री के जो रियल एसेट्स हैं उनमें इजाफा हो जाता है। तो इनफ्लो ऑफ फिजिकल एसेट्स, यानी अगर फॉरेनर्स हमारे कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं ओनरशिप की फॉर्म में, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है दैट इंक्लूड्स फॉरेन कंट्रोल ऑन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेनर्स जो हैं वो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और उसकी ओनरशिप के राइट्स भी उन्हीं के पास होते हैं। वो अपने बिज़नेस की कंप्लीट ओनरशिप जो है वो रखते हैं और बिज़नेस करते हैं, जिससे हमारे कंट्री में के लोगों को रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। हमारे कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है उससे इनकम में इजाफा होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के तहत। यानी इनफ्लो ऑफ फिजिकल एसेट जो है दैट विल बी अ रेसिट टू BOP। ठीक है, इन द सेम वे इफ़ फॉरेनर्स जो हैं वो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दैट इज़ आल्सो अ रेसिट टू BOP। और फाइनेंशियल एसेट्स कौन से एसेट्स हैं? फाइनेंशियल एसेट्स से मुराद ऐसे एसेट्स हैं जो कि सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ मनी होते हैं, लाइक बॉन्ड्स, लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन सिक्योरिटीज़। तो इफ़ फॉरेनर्स आर इन्वेस्टिंग इन होम कंट्रीज बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ देन दिस विल बी अ inflow of foreign capital and a receipt to BOP. In the same way, if we are lending to foreign countries, that will be a payment and outflow of capital. And in the same way, if domestic residents are investing abroad in the form of direct investment, so that will be a outflow of physical assets. And if डोमेस्टिक जो रेजिडेंट्स हैं दे आर इन्वेस्टिंग अब्रॉड इन बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ देन दिस आल्सो विल बी अ आउटफ्लो ऑफ कैपिटल टू अब्रॉड एंड अ पेमेंट टू BOP। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ़ पाकिस्तान हैज़ 8.1 थाउजेंड बोरोइंग, 33.8 थाउजेंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट and if we are lending -24.7, यानी ये पेमेंट है इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। एंड आउटफ्लो ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स इक्वल टू 91.3। ठीक है, तो हमारी रेसिट्स का सम हुआ 41.9 और हमारी पेमेंट्स का सम हुआ 116.00, जिसके हम -116.00 पढ़ेंगे। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? इट्स टोटल रेसिट्स माइनस इट्स टोटल पेमेंट्स। तो रेसिट्स हैं 41.9 और पेमेंट्स हैं -116.00। तो जो कैपिटल अकाउंट है दैट इज़ डेफिसिट। ठीक है, इट इज़ डेफिसिट इक्वल टू 74.1 थाउजेंड। ठीक है, अब देखें कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस था इक्वल टू 75.8
और जो अब हमारा कैपिटल अकाउंट है वो डेफिसिट है। तो दिस इज़ द रूल ऑफ थंब कि इफ़ अ कंट्रीज करंट अकाउंट इज सरप्लस then its capital account should be deficit, and if current account is deficit then capital account should be surplus। ठीक है, और इन दोनों का जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो सम है दैट विल बी बेसिक इक्विलिब्रियम इन बीओपी, उसको हम रिगार्ड करेंगे एज बेसिक इक्विलिब्रियम इन बीओपी। तो 75.8 को अगर हम सम करें कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से जो कि है -74.1, इट इज़ इक्वल टू 1.7 पॉजिटिव, यानी पाकिस्तान हैज़ द बीओपी सरप्लस इक्वल टू 1.7। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, इट्स रेसिट्स शुड बी इक्वल टू इट्स पेमेंट्स। इसको हम कहेंगे कि ये कोई हमारी अकाउंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी जो है वो ऐड करेंगे, जो कि अगर ये पॉजिटिव सम है तो हम उसको नेगेटिव उसी अमाउंट के इक्वल नेगेटिव जो टर्म है वो ऐड कर देंगे, और अगर ये नेगेटिव है तो उसी टर्म का पॉजिटिव हम इधर ऐड कर देंगे। तो चूंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1.7 है, तो हम नेगेटिव 1.7 ऐड करेंगे और इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 0 यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो 0 है। रेसिट्स ऑफ बीओपी आर ऑलवेज इक्वल टू पेमेंट्स ऑफ बीओपी। ठीक है, तो ये है एक आइडियल सिचुएशन जिसमें हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली बैलेंस है, ना डेफिसिट है ना सरप्लस है। अच्छा जी, अगर रेसिट्स ऑफ बीओपी एक्सीड्स इट्स पेमेंट्स देन इट विल बी अ बीओपी सरप्लस, एंड इफ रेसिट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉल्स शॉर्ट ऑफ इट्स पेमेंट्स, यानी अगर रेसिट्स कम है और पेमेंट्स ज़्यादा है, इफ़ रेसिट्स आर लेसर देन इट्स पेमेंट्स देन इट विल बी अ बीओपी डेफिसिट। ठीक है, टुडे मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर हैविंग बीओपी डेफिसिट्स, यानी उनके करंट अकाउंट भी डेफिसिट हैं और कैपिटल अकाउंट भी डेफिसिट हैं, और उनका जो टोटल बीओपी है फिर क्लियरली वो भी डेफिसिट होगा। तो उस डेफिसिट को कैसे वो अकोमोडेट करेंगे, यानी दोनों अकाउंट उनके डेफिसिट हैं, उनकी जो फॉरेन रेसिट्स हैं वो कम हैं और उनकी जो फॉरेन पेमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो फिर वो कैसे अपनी रेसिट्स की मदद से अपनी पेमेंट्स को पूरा करेंगे। इसको अकोमोडेट करने के लिए, यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंस है या डिसइक्विलिब्रियम है, उसको दूर करने के लिए, उसको अकोमोडेट करने के लिए डिपेंड किया जाता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट पे, जो कि पहले मैंने मेंशन किया था कि एक थर्ड अकाउंट है जिसको हम अकोमोडेटिंग अकाउंट या ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कहते हैं। तो अब वो क्या है वो हम देखते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को हैंडल करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ऑफिशियल जो रिज़र्व अकाउंट है उसमें ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं दैट इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ अ कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व्स और एसेट्स टू अकोमोडेट इट्स बीओपी इम्बैलेंसेस। ठीक है, यानी किसी भी कंट्री के जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं, एसेट्स हैं, इंटरनेशनल एसेट्स हैं, उनको एक कंट्री कैसे यूज़ करता है अपने बीओपी डेफिसिट और सरप्लस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे बीओपी डेफिसिट्स की। अच्छा जी, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में क्या क्या आइटम्स हैं? इट इंक्लूड्स रिजर्व्स ऑफ गोल्ड, अ कंट्रीज टोटल रिजर्व्स ऑफ गोल्ड दैट आर हेल्ड बाय इट्स सेंट्रल बैंक। पाकिस्तान में इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ऑल द गोल्ड रिजर्व्स दैट आर हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान and all the reserves of foreign currency that are held by State Bank of Pakistan। और तीसरी चीज़ है बोरोइंग फ्राम IMF। ठीक है, कि या तो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को दूर करने के लिए हम अपने गोल्ड के रिजर्व्स को यूज़ करेंगे, फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स को यूज़ करेंगे, और अगर इनको यूज़ करने से भी हमारा जो बीओपी डेफिसिट है वो ख़त्म ना हो, वो रिमूव ना हो, तो हम IMF से बोरो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना जो डेफिसिट है बीओपी का उसको हम रिमूव कर लेंगे और हमारा बीओपी जो है वो दैट विल बी बैलेंस दैट इज़ इक्वल टू 0 इट्स रेसिट्स विल बी इक्वल टू इट्स पेमेंट्स।
ठीक है। तो जितनी भी आइटम्स है ना ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में, इनको हम कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स, यानी ये अकोमोडेट करती हैं बीओपी इम्बैलेंस को, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम को, और इनको हम आइटम्स बिलो द लाइन भी कहते हैं। और सिमिलरली जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स की आइटम्स हैं उनको हम कहते हैं ऑटोनोमस आइटम्स, यानी ये ऐसी आइटम्स हैं या ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनका ताल्लुक है प्रॉफिट सीकिंग के लिए, यानी जो प्रॉफिट मोटिव के तहत ट्रांजैक्शंस की जाती हैं उनको हम कहते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस या ऑटोनोमस आइटम्स। और इन आइटम्स को हम आइटम्स अबव द लाइन भी कहते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ जो हमारी बीओपी के कंपोनेंट्स की डिस्कशन थी वो ख़त्म हो गई। अब बीओपी कंपोनेंट्स जो हैं, जो इसकी रेसिट्स और पेमेंट्स हैं, वो क्रिएट करती हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, तो जिससे डिटरमिन होता है किसी कंट्री का एक्सचेंज रेट। अच्छा जी, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसको सुनने के लिए मेरा नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please like and subscribe my YouTube channel, that you will be able to receive my next videos and you will be able to watch my all videos. Give me feedback. Till then, good luck and Allah Hafiz. Goodbye.